नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जम्मू में व्यवसाय मालिकों से राहुल गांधी ने की बात, कहा मोदी के एकाधिकार मॉडल ने सब कुछ कर दिया तबाह। खबर में आगे जिक्र होगा कि हरियाणा में कांग्रेस की आंधी, शैलजा को साध कर राहुल गांधी ने कर दिया बड़ा खेला। खबर में आगे जिक्र होगा कि हरियाणा चुनाव के बीच बीजेपी को पड़ोसी राज्य में झटका, पार्टी के पंजाब अध्यक्ष सुनील जाखड़ का इस्तीफा। इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि बिल्किस बानो मामले में गुजरात सरकार को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट का राज्य सरकार के खिलाफ की गई टिप्पणी हटाने से इनकार। और इसी के साथ आपको बताएंगे कि सिद्धारमैया के पक्ष में खड़े हुए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, पूछा क्या गोधरा कांड के बाद मोदी ने दिया था इस्तीफा। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की कृपया करके वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। जम्मू में व्यवसाय मालिकों से राहुल गांधी ने की बात, कहा मोदी के एकाधिकार मॉडल ने सब कुछ किया तबाह। जी हाँ दोस्तों, जम्मू में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने व्यापारियों से बातचीत की और इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के एक युवा स्टार्टअप मालिक की आंखों में निराशा भारत के अधिकांश उद्यमियों और छोटे व्यवसाय मालिकों के संघर्ष को दर्शाती है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी के एकाधिकार मॉडल ने नौकरियां छीन ली है, एमएसएमई को तबाह कर दिया गया है और लोगों को अवसरों से वंचित कर दिया गया है। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि खराब जीएसटी और नोटबंदी जैसे अक्षम नीतियों के माध्यम से छोटे और मध्यम उद्योगों पर व्यवस्थित हमले ने भारत को एक उत्पादक अर्थव्यवस्था से उपभोक्ता अर्थव्यवस्था में बदल दिया है। इस दर पर हम ना तो चीन के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और ना ही सभी भारतीयों के लिए समृद्धि सुनिश्चित कर सकते हैं। भारत इससे बेहतर का हकदार है, जिसमें हमें जीएसटी को सरल बनाना चाहिए और व्यापक अवसर और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए छोटे व्यवसायियों के लिए बैंकिंग प्रणाली को खोलना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा में कांग्रेस की आंधी, शैलजा को साध कर राहुल गांधी ने कर दिया खेला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में माहौल दिख रहा है, लेकिन इस माहौल में कितना दम है? क्या राज्य में कांग्रेस स्वीप करने जा रही है, जैसा कि राहुल गांधी ने दावा किया? क्या जाट और दलित का समीकरण इतना मजबूत है कि बीजेपी का तीसरी बार सत्ता में लौटना मुश्किल हो जाएगा? दरअसल असंध विधानसभा में राहुल गांधी की रैली के बाद अब कुमारी शैलजा भी चुनाव प्रचार में उतर गई हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मंच शेयर करके शैलजा ने सारे कयासों पर विराम लगा दिया है। पार्टी अब पूरी ताकत से चुनाव में जुट गई है। दोस्तों, आपको ये लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा चुनाव के बीच बीजेपी को पड़ोसी राज्य में बड़ा झटका, पार्टी के पंजाब अध्यक्ष सुनील जाखड़ का इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव के एन बीच में बीजेपी को भारी झटका लगा है। बीजेपी के पंजाब अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि पंजाब में पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं। जाखड़ 1 साल पहले ही पंजाब प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए थे। सुनील जाखड़ के इस्तीफे की वजह का भी पता नहीं लगा है, लेकिन कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव हार चुके रवनीत सिंह बिट्टू को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दिए जाने से जाखड़ खुश नहीं थे। बिट्टू को बाद में राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य चुना गया था। बीजेपी ने अभी झारखंड के इस्तीफे की पुष्टि नहीं की है, जबकि पार्टी के पंजाब महासचिव अनिल सरीन ने इसे अफवाह करार दिया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि जाखड़ पंजाब में पार्टी नेताओं के कामकाज के तौर तरीके से नाराज हैं। बताया जाता है कि पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान भी जाखड़ ने इस बाबत बात की थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिल्किस बानो मामले में गुजरात सरकार को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट का राज्य सरकार के खिलाफ की गई टिप्पणियां हटाने से इनकार। जी हाँ दोस्तों, गुजरात सरकार को बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मामले में दोषियों की रिहाई से जुड़े आदेश में की गई टिप्पणियों को हटाने से इनकार कर दिया है। गुजरात सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से बिल्किस बानो मामले में राज्य के खिलाफ की गई कुछ टिप्पणियों को लेकर फैसले की समीक्षा करने का अनुरोध किया गया था। दोस्तों, कोर्ट ने 2002 के दंगों के दौरान बिल्किस बानो से बलात्कार और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के मामले में 11 दोषियों को सजा में छूट देने संबंधी गुजरात सरकार के निर्णय को खारिज करते हुए उसके खिलाफ कुछ टिप्पणियां की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सिद्धारमैया के पक्ष में खड़े हुए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, पूछा क्या गोधरा कांड के बाद मोदी ने दिया था इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा सीएम सिद्धारमैया को घातक झटका देने
देने और उनके खिलाफ MUDA घोटाले के आरोपों की जांच की अनुमति देने के कुछ दिनों बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को घोषणा की कि पार्टी सिद्धरामैया के साथ एकजुटता से खड़ी है और सीएम के इस्तीफे की मांग को खारिज कर दिया। कांग्रेस पार्टी प्रमुख ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान 2002 के गोधरा दंगों को याद किया और कहा कि उन्होंने आधुनिक भारत की सबसे घातक घटनाओं में से एक के बावजूद भी इस्तीफा नहीं दिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि खड़गे ने सवाल करते हुए कहा कि जब गोधरा कांड हुआ तो क्या पीएम मोदी ने इस्तीफा दिया था? किसी व्यक्ति विशेष की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए उसे निशाना ना बनाएं, क्योंकि उनके पार्टी की छवि को नुकसान होगा। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी को नष्ट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कानून को अपना काम करने दीजिए। मैं प्रतिदिन मूडा के बारे में सुनकर तंग आ गया हूं। हमें उनके साथ खड़े रहना है और हम उनका समर्थन करेंगे क्योंकि वो हमारी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र में लागू हो सकता है गुजरात पैटर्न, बीजेपी विधायकों में डर का माहौल। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में गुजरात पैटर्न लागू होने के पूरे आसार बने हुए हैं। अगर गुजरात पैटर्न लागू हुआ तो महाराष्ट्र में 50 से 60 बीजेपी विधायकों का टिकट कट सकता है और इस खबर से बीजेपी विधायक डरे हुए हैं। पिछले गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 99 विधायकों में से 58 नए चेहरों को मौका दिया था। बीजेपी का यह दाव कामयाब रहा और फिर से एक बार बीजेपी गुजरात में सत्ता में आई। ऐसे में आपको बता दें कि महाराष्ट्र में गुजरात पैटर्न की चर्चा हो रही है। कुछ रोज पहले गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र का दौरा किया था। दौरे के दौरान नागपुर में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने एक किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा कि जब मैं 35 साल का था तो मेरा पार्टी ने टिकट काट दिया और इसके बाद वो तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे के घर गए और उनसे कहा कि पार्टी ने मेरा टिकट काट दिया है, मैं दुखी हूँ। इस पर कुशाभाऊ ठाकरे ने कहा, तू दुखी मन से पार्टी का प्रचार मत करना, क्योंकि इंसान दुखी मन से कोई काम अच्छा नहीं कर सकता। तो शुरू करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उपचुनाव में भी वॉर रूम के जरिए सक्रियता बढ़ाएगी कांग्रेस, नियुक्त किए गए प्रभारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में मिली सफलता को देखते हुए विधानसभा के उपचुनाव में पूरी ताकत से मैदान में उतरने की तैयारी में जुटी हुई है। पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तरह उपचुनाव में भी वॉर रूम का फार्मूला अपनाने का निर्णय किया है। जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उन जिलों में वॉर रूम प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है। लोकसभा चुनाव में कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभा चुके पदाधिकारियों को ये दायित्व सौंपा गया है। पार्टी मुख्यालय पर स्थित वॉर रूम के माध्यम से 10 सीटों पर की जाने वाली तैयारियों की निगरानी भी की जाएगी। विशेषकर बूथ स्तर पर एजेंटों को बनाने व उन्हें सक्रिय करने पर जोर रहेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजस्थान में भाजपा को बड़ा झटका, सदस्यता अभियान में सबसे कमजोर रहा रिपोर्ट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान ने राजस्थान में सत्ता और संगठन दोनों की कलई खोल दी है। भाजपा शासित राज्य होने के बाद भी सदस्यता अभियान में राजस्थान की स्थिति सबसे खराब बताई गई है। सिर्फ संगठन ही नहीं, मंत्रियों की स्थिति भी इसमें खराब नजर आई है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री का गृह जिला भरतपुर भी सदस्यता अभियान में टॉप 5 में शामिल नहीं हो सका। सदस्यता अभियान पार्टी का ये प्रदर्शन हाईकमान की चिंता का कारण बन गया है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि लोकसभा चुनाव में भाजपा को प्रदेश में बड़ा झटका लगा था। अब पार्टी सदस्यता अभियान में भी पिछड़ गई है, जबकि कुछ समय बाद प्रदेश में कई सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। राजस्थान में जल्द ही 7 अहम सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें खीवसर, 84, दौसा, देवली, उनियारा, दौसा, रामगढ़ समेत कई सारी सीटें शामिल हैं। लेकिन सदस्यता अभियान में इन विधानसभा सीटें वाले जिले रैंकिंग में बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। खास बात यह है कि भाजपा नेता उपचुनाव 7-0 से जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सदस्यता अभियान इन दावों की पोल खोल रही है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि जिन सीटों पर उपचुनाव है 19 सीटों पर जो सदस्यता अभियान के आंकड़े आ रहे हैं उसने पोल भाजपा की खोल दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस का पीएम मोदी पर हमला, पीएम मराठी को प्राचीन भाषा का दर्जा देने की मांग की अनदेखी क्यों कर रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस का पीएम पर हमला हुआ है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मराठी को प्राचीन भाषा का दर्जा देने की मांग की अनदेखी कर रहे हैं और 10 साल तक उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं किया। कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री के पुणे दौरे से पहले उनसे 4 सवाल पूछे हैं। हालांकि पुणे में भारी बारिश की वजह से बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र दौरा रद्द कर दिया गया। जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री पर मराठी को प्राचीन भाषा का दर्जा देने की मांग की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने 2014 में मराठी को प्राचीन भाषा का दर्जा देने के लिए तर्कों के साथ अभ्यावेदन दिया था, लेकिन इस पर कुछ नहीं किया गया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मोदी के
दौरे से पहले सोशल मीडिया मंच एक्स पर उनसे कुछ सवाल पूछे। उन्होंने जानना चाहा कि पुणे के चाकन औद्योगिक क्षेत्र से निर्माण इकाइयों का पलायन रोकने को लेकर महायुति और मोदी सरकार की विफलता का क्या कारण है। उन्होंने दावा किया कि ऑटोमोबाइल विनिर्माण की केंद्र पुणे के चाकन औद्योगिक क्षेत्र में खराब बुनियादी ढांचे के कारण विनिर्माण इकाइयों का बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। आपको यह कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर हरियाणा में दहाड़े हैं राहुल गांधी और कहा है कि मोदी कहते हैं वो नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि वो घबरा गए हैं तभी उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि अग्निवीर क्या है मैं आपको बताता हूं। पहले आपको याद है 1 रैंक 1 पेंशन हुआ, अफसरों की जेब में पैसा गया, थोड़ा पैसा उधर गया, अडानी को हथियार खरीदवाते हैं। अब इन्हें यह भी चिंता हो गई कि जवानों को पेंशन भी देनी है, तो ये अग्निवीर लेकर आ गए। अडानी हथियार नहीं बनाता, ये इजराइल से लेता है और इन विदेशी हथियारों पर लेवल अडानी का लगता है। अग्निवीर को ना पेंशन मिलेगी ना शहीद का दर्जा मिलेगा। अब सोचो हिंदुस्तान का क्या होगा। इसका नाम सिर्फ अग्निवीर है, इसका सच्चा मतलब जवानों की पेंशन और शहीद का दर्जा छीन लिया गया है। इसी के साथ राहुल गांधी ने किसानों को लेकर कहा कि किसानों गरीबों को सीधे रुपए दूंगा। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि सबसे पहले गरीब लोगों की जेब में पैसा डालना है। मैंने लोकसभा में वादा किया था कि हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए साल के अंदर डाल दूंगा। मैं ये छोड़ूंगा नहीं, आज नहीं तो कल। जितना पैसा इन्होंने अंबानी अडानी को दिया है उतना पैसा मैं निकाल कर किसानों और गरीबों को दूंगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मैं हरियाणा के किसान को जानता हूं, मैंने खेती की है। भाजपा सरकार में किसानों से उनका हक छीना जाता है, आपको आपकी फसलों का सही दाम नहीं मिलता। अरे ये पैसा किसी न किसी की जेब में तो जा रहा है, ये सिर्फ अडानी और अंबानी की जेबों में जा रहा है। मैं नहीं चाहता हूं कि हरियाणा के बच्चों को रोना पड़े, मैं ऐसा हरियाणा नहीं चाहता हूं, मैं ऐसा नहीं चलने दूंगा। हिंदुस्तान का किसान मर जाएगा लेकिन आंसू नहीं निकलने देते। मैं हरियाणा के किसान को जानता हूं, मैंने खेती की है। राहुल गांधी ने कहा कि ये काले कानून अडानी अंबानी के लिए बनाए गए हैं। आपने अंबानी की शादी देखी, करोड़ों रुपए खर्च किए, कोई अमेरिका से आकर नाच रहा है, वहाँ सब बड़े लोग थे, गरीब किसान नहीं दिखा, इसीलिए अवधेश ने इन्हें पटका है। और जो अयोध्या से जीता है उन्होंने राम मंदिर बनवाया, वहाँ आदिवासियों को घुसने नहीं देते, मजदूर को आने नहीं दिया, किसान को आने नहीं दिया, अब बड़े लोग सारे आ गए। तो दोस्तों यहाँ पर राहुल गांधी जमकर हमलावर नजर आए हरियाणा में और दहाड़े हैं राहुल गांधी, जिसके बाद अब हरियाणा के इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत थोड़ी ज़्यादा नज़दीक आ गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, पंकजा मुंडे के करीबी सहयोगी ने पाला बदला। महाराष्ट्र से बड़ी खबर। जी दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में अभी काफ़ी वक्त है, लेकिन नेताओं का दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। एक और नेता ने पार्टी बदल लिया है और इस दल बदल से भारतीय जनता पार्टी और पंकजा मुंडे को झटका लगा है। पंकजा के लंबे समय से विश्वास पात्र माने जाने वाले राजाभाऊ फड ने बीजेपी का दामन छोड़कर बुधवार को पार्टी नेता शरद पवार की मौजूदगी में एनसीपी-एसपी में वो शामिल हो गए। राजाभाऊ के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल कराने के बाद पार्टी प्रमुख शरद पवार ने अपने उन एनसीपी नेताओं पर अप्रत्यक्ष हमला भी किया जिन्होंने अलग होकर सत्तारूढ़ बीजेपी और शिवसेना से हाथ मिला लिया। उन्होंने कहा कि राजाभाऊ फड पिछले 25 साल तक परली में सरपंच रहे हैं और राष्ट्रीय समाज पक्ष के पूर्व युवा अध्यक्ष भी हैं। अब वो पंकजा मुंडे से परली सीट हासिल करने के लिए हमारी पार्टी की रणनीति में अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कृषि कानूनों को फिर लागू करना चाहती है सरकार, खड़गे बोले 750 किसानों की शहादत भूल नहीं पाएंगे। जी दोस्तों, बीजेपी की बड़बोली सांसद कंगना रनौत के कृषि कानूनों पर दिए बयान से देश में फिर से राजनीति गर्म हो चुकी है। कंगना ने कहा कि कृषि कानूनों को फिर लाना चाहिए, इस पर कांग्रेस ने कड़े शब्दों में आपत्ति जताई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम 750 किसानों की शहादत भूल नहीं पाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने ट्वीट किया कि 750 किसानों की शहादत के बाद भी किसान विरोधी भाजपा और मोदी सरकार को अपने घोर अपराध का एहसास नहीं हुआ। 3 काले किसान विरोधी कानूनों को फिर से लागू होने की बात की जा रही है। कांग्रेस पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है और किसानों को गाड़ी के नीचे कुचलवाने वाली मोदी सरकार ने हमारे अन्नदाता के लिए कटीले तार, ड्रोन से आंसू गैस, कीलें और बंदूकें सबका इस्तेमाल किया। ये भारत के 62 करोड़ किसान कभी भूल नहीं पाएंगे। खड़गे ने आगे लिखा कि इस बार हरियाणा समेत सभी चुनावी राज्यों में किसानों पर खुद प्रधानमंत्री द्वारा संसद में किसानों को आंदोलनजीवी और परजीवी की अपमानजनक टिप्पणी का करारा जवाब मिलेगा। मोदी जी की बयानबाजी के चलते उनके मंत्रियों और सांसदों व दुष्प्रचार तंत्र को किसानों का अपमान करने की आदत हो गई है। रुक करते हैं अगली
ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 45 ट्रांसपोर्ट कांस्टेबलों की नियुक्ति कर दी गई है रद्द। कांग्रेस ने मांगा शिवराज और देवड़ा का इस्तीफा। व्यापम महाघोटाला से जुड़ी बड़ी खबर। जहां दोस्तों मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापम महाघोटाला से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार ने परिवहन विभाग में 12 साल पहले भर्ती किए गए 45 कांस्टेबल की नियुक्तियां निरस्त कर दी गई हैं। इन आरक्षकों की नियुक्तियां अवैध थी, लेकिन 12 साल से ये अवैध रूप से बतौर ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल कार्यरत थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य के परिवहन सचिव CB चक्रवर्ती ने 19 सितंबर को नियुक्तियां निरस्त करने संबंधी आदेश जारी किया था। हालांकि यह आदेश सामने आया है, इसे लेकर विपक्षी दल कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस ने कहा कि यदि नियुक्तियां अवैध थी तो निरस्त क्यों की गई, और यदि अवैध थी तो इसका जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तत्कालीन परिवहन मंत्री जगदीश देवड़ा को इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। मामला सामने आने पर यादव ने कहा कि व्यापम ने साल 2012 में परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा ली थी। 12 साल बाद सरकार ने 45 परिवहन आरक्षकों की नियुक्तियां निरस्त की। सरकार ने कोर्ट में जिरह के दौरान नियुक्तियों को वैध ठहराया था। अगर नियुक्तियां वैध थी तो अब निरस्त क्यों की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत में बढ़ रहा है इस्लामोफोबिया। CM शिंदे और नीतीश राणे के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका। जहां दोस्तों मुंबई के एक निवासी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर भाजपा विधायक नीतीश राणे के खिलाफ मुस्लिम विरोधी टिप्पणी करने और नफरत और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा इस्लामोफोबिया फैलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई न करने के लिए FIR दर्ज करने की मांग की है। अधिवक्ता एजाज नकवी ने बांद्रा निवासी मोहम्मद बासी सईद द्वारा तत्काल सुनवाई के लिए दायर याचिका का उल्लेख अदालत के समक्ष किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। RSS ने चूहों की तरह राज्य में घुसपैठ किया। बीजेपी ने झारखंड के कुछ नेताओं को खरीदा। हेमंत सोरेन का बयान। जहां दोस्तों झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना चूहों से की और बीजेपी और RSS पर चुनावी फायदे के लिए राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया। साहिबगंज जिले के भोगनाडीह में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सोरेन ने दावा किया कि बीजेपी हिंदू और मुस्लिम समुदाय में द्वेष का बीज बो रही है। उन्होंने विशेष तौर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की इसमें संलिप्तता होने का दावा किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बांग्लादेश पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, लेकिन विपक्ष के सामने दोस्तों यहाँ पर सरकार पर बरसे हैं चिदम्बरम। जी हाँ दोस्तों, देश के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता P चिदम्बरम ने यहाँ पर बेबाकी से अपनी विचार व्यक्त किए। चिदम्बरम ने लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि यह पूरी लड़ाई पैसा और पावर के खिलाफ थी। ऐसे कई उदाहरण हैं जब देखा गया कि उनकी संस्थाएं विपक्षी दलों के खिलाफ काम करती रहीं। कांग्रेस के बैंक अकाउंट तक सीज कर दिए गए। उन्होंने कहा कि हम बांग्लादेश, पाकिस्तान और वेनेजुएला के बारे में जो शिकायत करते हैं, लेकिन विपक्ष के सामने खड़ी की जा रही मुश्किलों के खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं करता। हमारा लक्ष्य था कि अगर हम बीजेपी को बहुमत तक पहुंचने से रोक देते हैं तो ये हमारी सफलता होगी, और हमने अपने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। दोस्तों, लोकसभा में कांग्रेस को मिली सीटों पर बात करते हुए चिदम्बरम ने कहा कि तमिलनाडु या केरल के नतीजों को देखकर मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। कुछ हद तक कर्नाटक और तेलंगाना में गिरावट देखकर अचंभा जरूर हुआ, लेकिन हिंदी पट्टी में कांग्रेस की सफलता देखकर जरूर आश्चर्य हुआ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस का PM मोदी पर हमला। PM मराठी को प्राचीन भाषा का दर्जा देने की मांग की। अनदेखी क्यों कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मराठी को प्राचीन भाषा का दर्जा देने की मांग की अनदेखी कर रहे हैं और 10 साल तक उन्हें इस बारे में कुछ नहीं किया। कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री के पुणे दौरे से पहले उनसे 4 सवाल पूछे। हालांकि पुणे में भारी बारिश की वजह से बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र दौरा रद्द कर दिया गया। जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री पर मराठी को प्राचीन भाषा का दर्जा देने की मांग की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने 2014 में मराठी को प्राचीन भाषा का दर्जा देने के लिए तर्कों के साथ अभ्यावेदन दिया था, लेकिन इस पर आज तक कुछ नहीं किया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मोदी के दौरे से पहले सोशल मीडिया मंच X पर उनसे कुछ सवाल पूछे। उन्होंने जानना चाहा कि पुणे के चाकन औद्योगिक क्षेत्र से निर्माण इकाइयों का पलायन रोकने को लेकर महायुति और मोदी सरकार की विफलता का क्या कारण है। उन्होंने दावा किया कि ऑटोमोबाइल विनिर्माण के केंद्र पुणे के चाकन औद्योगिक क्षेत्र में खराब बुनियादी ढांचे के कारण विनिर्माण इकाइयों का बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। आपको यह कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या 75 साल में रिटायरमेंट का कानून PM मोदी पर होगा लागू। RSS चीफ को चिट्ठी लिखकर
केजरीवाल ने पूछे 5 सवाल। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख को पत्र लिखा है। इस पत्र में केजरीवाल ने पीएम मोदी की उम्र और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया है। अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख को लिखे पत्र में कहा कि मैं ये पत्र एक राजनीतिक पार्टी के नेता के हैसियत से नहीं लिख रहा हूँ, बल्कि इस देश के एक सामान्य नागरिक के तौर पर लिख रहा हूँ। आज देश के हालात को लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ। जिस दिशा में बीजेपी की केंद्र सरकार देश और देश की राजनीति को ले जा रही है, ये पूरे देश के लिए हानिकारक है। उन्होंने आगे कहा कि अगर यही चलता रहा तो हमारा लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, हमारा देश खत्म हो जाएगा। पार्टियां तो आती जाती रहेंगी, चुनाव आते जाते रहेंगे, नेता आते जाते रहेंगे, लेकिन भारत देश हमेशा रहेगा। इस देश का तिरंगा आसमान में गर्व से हमेशा लहराए, यह सुनिश्चित करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। इसी संबंध में जनता के मन में कुछ सवाल है जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। मेरी मंशा सिर्फ भारतीय लोकतंत्र को बचाने और मजबूत करने की है।